So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. In today's video, we are going to continue the cell chapter for class 9 students. ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो आई थी उसके अंदर हमने सेल वॉल तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर ली थी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो था वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, एंड उसके बाद में आप इस वीडियो को देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेल इंटीरियर अ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। अच्छा, जो नोट्स रहेंगे आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? आज तक के जो नोट्स हैं मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम से जाके जो नोट्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ, most cells have three basic parts: a selectively permeable membrane called the plasma membrane, a semi-fluid jelly-like substance called the cytoplasm, and a prominent nucleus. यानी कि मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं उनके पास में ये तीन बेसिक चीजें होंगी ही होंगी। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज सिलेक्टिवली परमेबल। अब हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इट इज सिलेक्टिवली परमेबल। सेकेंड इज साइटोप्लाज्म विच इज अ जेली लाइक सब्सटेंस एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये तीन सब्सटेंस जो है वो हर सेल के पास, मोस्टली सेल्स के पास में हमें देखने को मिलते हैं। नाउ, in addition to the nucleus, the cytoplasm contains several subcellular components called organelles, along with the other substances present in it, most of which are only visible with an electron microscope. क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस के साथ में साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ और सेल्यूलर कंपोनेंट, सब सेल्यूलर कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? जिनको बोला जाता है ऑर्गेनेल्स। ठीक है, जो क्या करती है अलोंग विद अदर सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ विच आर ओनली विजिबल अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी कि इनको हम जो विजुअलाइज कर सकते हैं वो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ there is an activity in your NCERT book. Study the given diagrams of a bacterial cell, a plant cell, and an animal cell. Observe the different structures present in each of them, and you have to record your observations. ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है? एक बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के जो डायग्राम्स हैं उनको आपने ऑब्जर्व करना है, एंड वहां पे कौन कौन से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो आपने देखना है। सो दिस इज अ बैक्टीरियल सेल पार्ट ए। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? देयर इज एन अपेंडेज फॉर लोकोमोशन। अब ये क्या होता है इसकी बात हम करेंगे। साइटोप्लाज्म होता है विच इज द जेली लाइक सब्सटेंस। न्यूक्लियोइड यहाँ पर क्या है? एज जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अभी ये जितने भी सेल्यूलर ऑर्गेनल्स हैं, सब सेल्यूलर ऑर्गेनल्स हैं, इनके फंक्शंस के बारे में, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देन इज सेल वॉल। ओके, एंड अब टिपिकल प्लांट सेल, प्लांट सेल की बात करते हैं। तो प्लांट सेल में भी हमें सेल वॉल देखने को मिल रही है, राइबोसोम भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है प्लांट सेल के अंदर। वैक्यूल भी प्रेजेंट है जो इधर प्रेजेंट नहीं था बैक्टीरिया के अंदर। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट था? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट था एज जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड गोल्जी बॉडीज। ठीक है, अब अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो वहां पर भी हमें वैक्यूल देखने को मिल रहा है, जस्ट लाइक प्लांट सेल्स। सेल मेम्ब्रेन भी देखने को मिल रही है, न्यूक्लियस भी देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियोलस भी देखने को मिल रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बट प्लांट सेल के अंदर ये जो सेल वॉल है ये हमें एनिमल सेल के अंदर नहीं देखने को मिल रही, हमें बैक्टीरियल सेल वॉल मतलब बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिल रही है, प्लांट सेल्स के अंदर देखने को मिल रही है। अच्छा, क्या यहाँ पे आपको लाइसोसोम्स दिख रहा है? प्लांट्स के अंदर नहीं दिख रहा। सो लाइसोसोम्स हमने कहाँ पे देखा अभी तक? एनिमल सेल्स के अंदर देखा। ठीक है, तो अभी बेसिकली हमने ये स्ट्रक्चर्स की बात की, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है बस उसकी बात की है। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखो ये डायग्राम एक बेटर वे में दिखाया हुआ है। अब जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट है एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट है, लाइक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, आगे बात करेंगे। एनिमल सेल में वो एब्सेंट है। वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट सेल में, वैक्यूल प्रेजेंट है,
वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, यानी कि एक ही सेंट्रल वैक्यूल है, एंड दैट इज वेरी लार्ज इन साइज। एनिमल सेल में जो वैक्यूल है दे आर स्मॉल एंड टेम्परेरी। ओके। शेप जो होती है प्लांट सेल की, इट इज फिक्स्ड एंड रिजिड, क्योंकि वहां पर सेल वॉल प्रेजेंट है। बट एनिमल सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है उसका जो शेप होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, एंड वो शेप चेंज कर सकता है। न्यूक्लियस जो होता है वो प्लांट सेल्स में पेरिफेरी की तरफ होता है, एनिमल सेल्स में सेंट्रल की तरफ होता है। पेरिफेरी का मतलब होता है टुवर्ड्स आउटसाइड प्रेजेंट होता है, एंड सेंट्रल का मतलब होता है कि अच्छा सेंटर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको एक बेटर डायग्राम दिखाया हुआ है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं आराम से। ओके। नाउ अगर एग्जाम में आपको आता है, ठीक है, तो जो ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड शेप्ड एंड गोल्गी इज स्टैक्ड। ठीक है, यानी कि जो ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करता है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से एक्सटेंड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं दे आर रॉड शेप, एंड जो गोल्गी बॉडीज होती है वो क्या होती है, स्टैक्ड होती है। अभी जब हम एक एक करके सारी ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अब शेयर्ड फीचर्स क्या क्या है दोनों के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ईआर, गोल्गी, mitochondria, ribosomes, and cytoplasm. Okay. Now there is a high frequency question. Differentiate between plant and animal cell based on three structural differences. तो आप structural differences के ऊपर plant cells को differentiate कर सकते हो easily. And आपको एक डायग्राम की लेबलिंग पूछी जा सकती है जहां पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए टीचर दे सकते। ओके। नाउ आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी तक हमने बहुत ही बेसिक बातें की है। ठीक है। नाउ अ बैक्टीरियल सेल लैक्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का क्या मतलब होता है बेटा, वो ऑर्गेनल्स या वो ऑर्गेनल्स जो क्या होती हैं जहां पर उनका अपना मेम्ब्रेन हर ऑर्गेनल के पास में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उनको मेम्ब्रेन बाउंड कहते हैं, यानी कि उनके बाहर एक मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है, वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। ठीक है, ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। प्रो का मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव, यानी कि पुराना। ठीक है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसे जो सेल्स होते हैं दोज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। Now, in these prokaryotic cells, most cellular activities takes place directly in cytoplasm. This is important. Okay. In contrast, plant and animal cells have a well-defined nucleus and several membrane-bound organelles. Such cells are called eukaryotic cells. U means true and carrion means nucleus. यानी कि जहां पर हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, एग्जाम्पल क्या है, प्लांट एंड एनिमल सेल, जहाँ पे हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखने को मिलती हैं, ऐसे सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि वहां पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जबकि बैक्टीरिया के अंदर जो सेल्स है, ठीक है, या जो बैक्टीरियल सेल है दैट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, वहां पे एक तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, एंड वहां पर जो ऑर्गेनेल्स होती हैं, ठीक है, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया हुआ है, कंपैरिजन टेबल बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इसको ध्यान से देखो। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक में नहीं प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता है हमें। ठीक है, इधर हमें क्या मिलता है, here हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता है। ओके। देन डायमीटर क्या होता है सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का जो डायमीटर होता है दैट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर। ये जो सिंबल होता है दिस इज फॉर माइक्रोमीटर। ओके। एंड यहाँ पर होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। तो देख रहे हो साइज का कितना ज्यादा डिफरेंस है। नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर जो सेल होता है दैट इज जनरली यूनिसेल्यूलर, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होगा। यूकैरियोट्स में यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं एंड मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। एंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली देखो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हमें यूकैरियोटिक सेल्स में देखने मिलेगा,
प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, in eukaryotic cells, a network of fine fiber form the cytoskeleton, which provides structural support, maintains cell shape, and enables cell movement and internal support. Now, this is important. Okay, this is important for you. ये जो आपके एनसीईआरटी में छोटे छोटे बॉक्सेस दिए हुए हैं, वो पॉइंट्स भी हम यहीं पे कवर करेंगे। तो बेटा जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, वहां पर क्या होता है, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स। ठीक है, एक नेटवर्क होता है फाइन फाइबर्स का, बहुत पतली फाइबर्स होती हैं, जो क्या करती है, साइटोस्केलेटन फॉर्म करती है। जो क्या फॉर्म करती है, साइटोस्केलेटन। एंड इस साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, सेल शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है, सेल मूवमेंट को एनेबल करता है, यानी कि सेल मूव कर पाए उस चीज में हेल्प करता है, एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। ठीक है, इट इज विजिबल ओनली अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज एन सेपरेट एंटिटी। यानी कि साइटोस्केलेटन को अगर हमने एज सेपरेट एंटिटी देखना है, यानी कि अलग से अगर उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, तो वो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही कर सकते हैं, हम नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते। साइटोप्लाज्म में ऑल्सो स्टोर स्टार्च इन प्लांट सेल्स और क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम का ऑक्सेलेट और सिलिका इन सम प्लांट सेल्स। इन्हीं को सेल इंक्लूजन बोला जाता है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म क्या कर सकता है, प्लांट सेल के अंदर वो स्टार्च को भी स्टोर कर सकता है, एंड क्रिस्टल्स जो होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट और सिलिका के, कुछ प्लांट सेल्स के अंदर वो उनको भी क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो इसीलिए इसको यहाँ पर सेल इंक्लूजन भी बोला जाता है, इसको यहाँ पर सेल इंक्लूजन भी जो है वो बोला जाता है। नाउ देयर इज अनदर रेडी टू गो भी। ठीक है, तो ये एक था, अब दूसरे वाले को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसको देखते हैं, हाइलाइटर ब्लू ले लेते हैं। नाउ वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स, दे आर ए सेल्यूलर। ए सेल्यूलर का मतलब होता है, यानी कि यहाँ पे कोई सेल प्रेजेंट नहीं है। दे आर ए सेल्यूलर इन्फेक्शियस एजेंट दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। यानी कि इतने छोटे होते हैं कि इनको हम लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब वायरसेस जो होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ सम जेनेटिक मटेरियल विद अ प्रोटीन कोड। यानी कि वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वहां पर प्रोटीन कोड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वहां पे प्रोटीन कोड जो है वो प्रेजेंट होता है। वायरॉइड जो होते हैं, दे लैक प्रोटीन कोड, यानी कि यहाँ पे प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि प्रोटीन के बाहर जो कवरिंग होता है वो प्रोटीन कोड नहीं प्रेजेंट है अराउंड इट्स जेनेटिक मटेरियल। एंड प्रायॉन्स जो होते हैं, दे आर मिसफोल्डेड प्रोटीन, जहां पर कोई जेनेटिक मटेरियल ही प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, वायरसेस में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है और उसके पास में प्रोटीन कोड भी है। वायरॉइड्स में जेनेटिक मटेरियल तो है बट प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं है। प्रायॉन्स जो होते हैं, दे आर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। ठीक है, प्रायॉन्स जो होते हैं, दे आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल ही प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल ही जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ओके, आगे देखते हैं, क्लासिफाइंग लाइफ, प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। अब जो हमने ऊपर देखा, एक बार उसको एक ही स्लाइड में हम रिवाइज कर लेते हैं। अब प्रोकैरियोट्स में, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन मींस न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो बड़ा प्रिमिटिव टाइप का है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, इसी को न्यूक्लियोइड भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को न्यूक्लियोइड भी बोला जाता है। एंड यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके पास में अपनी कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, वो कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है उसकी। साइज बहुत छोटा है, मोस्टली यूनिसेल्यूलर होते हैं, जनरली यूनिसेल्यूलर होंगे। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होती है वो भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, तो यू का मतलब है ट्रू, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, यानी यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन जो है वो होगी। अब इनका साइज बड़ा होता है, एंड ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स मिलते हैं, वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं एंड वो मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होती है वो यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है,
अब सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस क्या क्या है? विच आर द ए सेल्यूलर एजेंट्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई सेल प्रेजेंट नहीं है। वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल है, उसके साथ में क्या होता है? प्रोटीन कोड। वायरॉइड्स में जेनेटिक मटेरियल है बट प्रोटीन कोड नहीं है। एंड प्रायॉन्स में मिसफोल्डेड प्रोटीन है, यानी कि यहाँ पे कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। सेल किसी में भी नहीं है, बट जेनेटिक मटेरियल किस में नहीं है? वो सिर्फ प्रायॉन्स में नहीं है। वायरसेस और वायरॉइड्स में जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल किस में है एंड प्रोटीन कोड कहाँ नहीं है? तो वायरॉइड्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल है पर प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं है। ओके, अब न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड इज द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इन प्रोकैरियोट्स containing a single circular DNA molecule. Now this is important, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ बट ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियर रीजन, वो न्यूक्लियर रीजन प्रोकैरियोट्स के अंदर जो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। जो क्या है बेटा? अनडिफाइंड होता है। वहां पर सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल मिलता है, यानी कि जनरली जो डीएनए होता है दैट इज डबल हेलिकल, दैट इज डबल हेलिकल। बट यहाँ पर जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है दैट इज सिंगल सर्कुलर डीएनए, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप सोच समझ सकते हो। ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन का मतलब है कि अब हम किस तरीके से उनको बेस्ड अपॉन देयर जेनेटिक मटेरियल क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं, या फिर हम देख पा रहे हैं कि अच्छा ये यहाँ पर किस चीज में डिफर कर रहा है एंड क्या चीजें यहाँ पर सिमिलर। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे बात करते हैं, व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल्स नीड दिस ऑर्गेनेल्स? अब यूकैरियोटिक सेल्स जो है उनको इन सेल ऑर्गेनेल्स की जरूरत ही क्या पड़ी? ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या है बेटा? वहां पर क्या होगा? दे कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। यानी कि एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जिनकी जरूरत होती है, वो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स में सेम टाइम पे चल रहे होते हैं। यानी कि आप सोच के देखो, सेम टाइम पे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स में डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? दे हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स, रिमूविंग वेस्ट एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल। यानी कि एक ही टाइम पे वहां पे क्या हो सकता है? न्यू मटेरियल्स, न्यू सब्सटेंसेस का मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है उनको एलिमिनेट भी किया जा सकता है, एंड सेल को एनर्जी भी प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस इन अ सेल। तो वो क्या करते हैं? जितने भी ये होते हैं, ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होती है, ये क्या करती हैं? दे वर्क टुगेदर, ताकि जितने भी फंक्शंस एक सेल के अंदर है उनको क्या कर सके? प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। इन अदर वर्ड्स, a cell is a tiny living factory with each of its part doing a specific job। यानी कि आप एक सेल को एक फैक्ट्री की तरह समझ सकते हो, जहां पे हर कैंडिडेट क्या करता है? अपना अपना काम जो है वो प्रॉपरली करता है, ताकि वो जो फैक्ट्री है वो एफिशिएंटली काम कर सके, ताकि वो जो फैक्ट्री है वो क्या कर सके? एफिशिएंटली अपना काम कर सके। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब सबसे पहले हमको जिसकी बात करनी है दैट इज न्यूक्लियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा वो भी इंपॉर्टेंट है, बट अभी ये जो चीजें हैं ये वो चीजें हैं जिनको आपने बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है, अब न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज अ डबल लेयर्ड कवरिंग, इट हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। न्यूक्लियस के पास में एक डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। एंड इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में पोर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, दैट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जो किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? जो पोर्स है किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? कि जो न्यूक्लियस है एंड जो साइटोप्लाज्म है उसके बीच में जो सब्सटेंसेस है उनका ट्रांसपोर्ट हो सके, उस चीज में ये जो न्यूक्लियस के अंदर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। न्यूक्लियोलस इज द डेंस राउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस वेयर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट टेक्स प्लेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है? न्यूक्लियोलस क्या होता है? वो डेंस बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर,
जहां पर राइबोसोमल सब यूनिट्स जो है, अभी हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो जो राइबोसोमल सब यूनिट्स होती है उनका सिंथेसिस कहाँ पर होता है? उनका सिंथेसिस होता है इस न्यूक्लियोलस के अंदर। एंड ये न्यूक्लियोलस कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। देखो ये कंप्लीट क्या है? न्यूक्लियस है। डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जहां पर न्यूक्लियर पोर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो किस चीज में हेल्प करते हैं? ट्रांसफर ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं। एंड ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है, विच इज अ डेंस मटेरियल। ठीक है, डेंस राउंड बॉडी जो कहाँ पे मिल रही है? न्यूक्लियस में मिल रही है, जहां पर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, these subunits then exit the nucleus to cytoplasm where one large and one small subunit assemble to form ribosome. Very very important. अब क्या होता है? ये जो सब यूनिट्स हैं, ठीक है, ये जो सब यूनिट्स हैं, ये जो राइबोसोमल सब यूनिट्स यहाँ पर बन रही है, क्या करती है? न्यूक्लियस से एग्जिट लेती है और वो कहाँ पे जाती है? साइटोप्लाज्म में जाती है। साइटोप्लाज्म में वो जाती है एंड वहां पर क्या होता है? वन लार्ज यूनिट एंड वन स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, वो क्या करती है? वो साथ में आती है, वो कंबाइन करती है एंड वो एक राइबोसोम को फॉर्म कर देती है। यानी कि एक जो राइबोसोम होता है वहां पर एक क्या होती है? लार्ज सब यूनिट होती है एंड एक स्मॉलर सब यूनिट प्रेजेंट होती है। ठीक है, वन इज लार्जर सब यूनिट एंड अनदर इज स्मॉलर सब यूनिट। The nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structure only when cell is about to divide. Now this point is very very important. न्यूक्लियस जो होता है वहां पर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो रॉड शेप स्ट्रक्चर की तरह हमें नजर आते हैं। ये कब नजर आते हैं? जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, यानी कि जब सेल सेल डिवीजन करने वाला होता है, तब हमें ये क्रोमोसोम्स जो है वो नजर आते हैं। एंड कैसे दिखते हैं? दे आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स। Now these chromosomes contain information for inheritance of character from parents to the next generation in the form of DNA deoxyribonucleic acid molecule. Again a very very important point. अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के पास में वो इंफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर का क्या मतलब होता है? यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट से बच्चे के अंदर, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जा रहे हैं, टू द ऑफस्प्रिंग जा रहे हैं। तो वो जो प्रोसेस है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर का, पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर्स का, उसको हम इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि ये कैरेक्टर जो है इस बच्चे ने अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से या अपनी मदर से इनहेरिट किया है। तो वो जो प्रोसेस है वो किसकी वजह से होता है? वो क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होते हैं? डीएनए प्रेजेंट होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इसी की फॉर्म में वो क्या होते हैं? ठीक है, वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो आगे ट्रांसफर होती है। ओके, नाउ क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स। यानी कि क्रोमोसोम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। क्रोमोसोम किससे मिलके बने हैं? ठीक है, तो क्रोमोसोम मिलके बने हैं डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन। अब जो डीएनए होता है, डीएनए पे जो चार्ज होता है, डीएनए के पास में नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए के पास में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटीन्स के पास में, ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे कि कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जो जीन्स की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो वो ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स के पास में होती है। द फंक्शन सेगमेंट ऑफ जीएन डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। अब हर डीएनए का वो सेगमेंट जो फंक्शनल है, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जीन का नाम देते हैं। उसको हम किसका नाम देते हैं? जीन का नाम देते हैं। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल। जो नॉन डिवाइडिंग सेल होता है, ठीक है, अभी आगे हम एक एक सेल ऑर्गेनेल के स्ट्रक्चर को डिटेल में बात करेंगे। तो जब नॉन डिवाइडिंग सेल होता है वहां पर जो डीएनए है वो कैसे प्रेजेंट होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। वो क्रोमेटिन मटेरियल का ही पार्ट होता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एन एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है
वो क्या होता है, कुछ इस तरीके से ना वहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से वहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह दिखता है। ठीक है, whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosome। अब जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो वो जो क्रोमेटिन है वो खुद को क्रोमोसोम के अंदर क्या करने लगता है, ऑर्गेनाइज करने लगता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या करने लगता है, ऑर्गेनाइज करने लगता है। अब यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन जो क्या करता है, खुद को ऑर्गेनाइज करता है इनटू क्रोमोसोम्स। कब करता है, जब सेल जो है वो डिवाइड करने वाला होता है, यानी कि सेल डिवीजन जो है वो स्टार्ट होने वाली होती है। ठीक है, एंड दिस इज द डीएनए, यानी कि सेल से जो डीएनए बनता है, भी हम लोग आगे भी बात करेंगे, डोंट वरी। तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, एंड दिस इज द क्रोमेटिन। ठीक है, जो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, हमें नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर देखने को मिलता है, राइट। यही बात की थी हमने, नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर जो डीएनए है, इट इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल। ओके, नाउ प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, हमने ऑलरेडी बात कर ली। their DNA is present as a single circular molecule associated with specific protein। यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं, जो डीएनए है वो एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल की तरह प्रेजेंट होता है, एंड यहीं पर क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, यानी कि इसी के बीच में क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनके साथ में ये यहाँ पे एसोसिएटेड होता है। ठीक है, द रीजन कंटेनिंग दिस जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। अब जहां पे ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, यानी कि जो डीएनए है ये प्रेजेंट है, उस रीजन को क्या बोला जाता है, उस रीजन को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड। अभी ये ऊपर भी आया था डेफिनेशन, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इन प्रोकैरियोट्स, जहां पर सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसी को हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। Now here are some points which are very interesting. Some cells are specialized to perform specific functions। अभी इसके बाद में हम जब टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज होने लगते हैं अपने काम को लेके, यानी कि अब वो एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे कि जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि आरबीसीज होते हैं, वहां पर न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि वो क्या होते हैं, वो ई न्यूक्लिएट होते हैं। वो क्या होते हैं, ई न्यूक्लिएट। जब न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है तो उसको हमने क्या बोला, ई न्यूक्लिएट कंडीशन। द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस प्रोवाइड्स मोर स्पेस फॉर हेमोग्लोबिन, allowing it to transport a large number amount of oxygen to all the cells of body। अब क्या होता है, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो अब जो आरबीसीज होते हैं, ठीक है, आरबीसीज कंटेन अ रेड कलर्ड पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, जिसको हेमोग्लोबिन बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। क्या होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। तो ये यहाँ पे क्या करता है, क्योंकि यहाँ पर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसीज के अंदर, तो अगर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा तो कुछ स्पेस जो है न्यूक्लियस ऑक्यूपाई करेगा, तो वो स्पेस न्यूक्लियस ऑक्यूपाई ना करे, इसलिए जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं वहां पर न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। अब क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो वो खुद को डिवाइड या रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए इनका जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज 120 डेज। यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, एंड उसके बाद में वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय कहाँ पे होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं इन स्प्लीन। कहाँ पे होते हैं, स्प्लीन। स्प्लीन जो होती है दैट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये क्या होती है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेव पता है ना, जहां पर मुर्दों को गाड़ा जाता है, तो यहाँ पर जो डेड आरबीसीज होते हैं वो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं स्प्लीन के अंदर, तो इसलिए इनको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोला जाता है। ठीक है, अब एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। द कंट्रोल सेंटर, न्यूक्लियस एंड डीएनए। सो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है, इट हैज अ डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जहां पर पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, पोर्स किस में हेल्प कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प कर रहे हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, अंदर एक डेंस राउंड बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है, जो राइबोसोमल सब यूनिट्स का सिंथेसिस कराने में हेल्प करती है। नॉन डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं
दे एग्जिस्ट एज क्रोमेटिन। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एज क्रोमेटिन। देखो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, एंटेंगल्ड थ्रेड्स, ठीक है, यानी कि उलझी हुई थ्रेड्स की तरह होता है। डिवाइडिंग सेल्स में क्या होते हैं? जो क्रोमेटिन होता है ये खुद को कंडेंस करता है इनटू रॉड शेप्ड क्रोमोसोम, ठीक है। और जो डीएनए होता है इट कंटेन्स द इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन एंड हैज फंक्शनल सेगमेंट्स कॉल्ड जीन। हर डीएनए के अंदर एक फंक्शनल सेगमेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये जो फंक्शनल सेगमेंट है ये क्या कर रहा है? एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है जो शायद इंसुलिन बनाने में हेल्प करता है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वो फंक्शनल सेगमेंट जो है इसी को हम जीन का नाम देते हैं, इसी को हम जीन का नाम देते हैं, ठीक है। नाउ मैच्योर आरबीसीज हैव नो न्यूक्लियस, बिकॉज जब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो देयर इज मोर स्पेस फॉर ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन एंड लाइफ स्पैन इज ओनली 120 डेज। अब जो क्रेग वेंटर साहब थे इन 2010 व्हाट ही डिड, ही क्रिएटेड सिंथेटिक डीएनए, यानी कि उन्होंने सिंथेटिक डीएनए बनाया लेबोरेटरी में, उसको बैक्टीरियम के अंदर एंटर करवाया, इंसर्ट करवाया, इंटीग्रेट करवाया एंड उसने रिप्रोड्यूस किया, ठीक है। वो जो बैक्टीरियम था उसने रिप्रोड्यूस किया। तो इससे प्रूव हुआ था कि जो डीएनए है वो सारी सेलुलर एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एजर्शन रीजन दिया हुआ है, क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो क्रोमोसोम्स तो हमें कब दिख रहे हैं? सेल डिवीजन के दौरान ही दिख रहे हैं। एंड डेफिनेशन क्या है? जीन्स आर फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड ये एक अजर्शन रीजन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ओके, सो ये हमने यहाँ पर न्यूक्लियस तक कवर कर लिया। अब जो बची हुई सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ओके। तो आज हमने हमारे जो बेसिक बेसिक टॉपिक्स थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, एंड सेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, वो सारी बातें हमने कर ली। एंड न्यूक्लियस एंड डीएनए के बारे में हमने बात कर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेल ऑर्गेनल्स, जहां पे हम राइबोसोम से स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है then please do support us by subscribing to our YouTube channel. We'll meet you with the next part. Till then, keep learning.